जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम बहरोज़ है और आज की वीडियो एक पॉडकास्ट है जो कि मैंने रिकॉर्ड की थी वली ख़ान के साथ, जिन्होंने इस पॉडकास्ट को होस्ट किया था। वली ख़ान जो हैं वो एक यूट्यूबर हैं ऑन पर्सनल फाइनेंस एंड प्रोडक्टिविटी। उनका चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक छोड़ दूंगा, सो प्लीज़ डू चेक आउट एज वेल। हाउएवर, इन दिस पॉडकास्ट मैंने बात की है विद रिगार्ड्स टू माई ओन जर्नी, करियर जर्नी, कैसे मैंने जो है वो डिफरेंट करियर डिसीजंस लिए हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली माई मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू Middle East, and then from Middle East back to Pakistan, and then from Pakistan all the way to Canada, and from Canada to US. So the decision making, the challenges, the career compromises, एवरीथिंग जो कि मैंने इस पूरे जर्नी में किया है, अपनी लाइफ में लिया है, और वो प्रोसेस क्या था, वो डिसीजंस कैसे लिए हैं, और सो मच सो जिसमें मैंने अपनी करियर पे बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ भी लिया है, उसके क्या रिपरकशंस आए हैं, वो डिसीजन मैंने कैसे लिया है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इस पॉडकास्ट में मैं बहुत सारी अपनी मिस्टेक्स, अपने फेलियर्स और सक्सेसेस भी शेयर करता हूँ। सो फॉर लिसनर्स इट वुड बी हेल्पफुल टू लिसन थ्रू द पॉडकास्ट और समझें कि किस तरह से वो मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती हैं, वो फेलियर्स अवॉइड किए जा सकते हैं, और जो सक्सेसेस मैंने देखी हैं उनको जो है कैसे मैग्नीफाई किया जा सकता है। वो क्या डिसीजन प्रोसेस है जो कि मैंने लिया है, और डिसीजन प्रोसेस से आप क्या सीख सकते हैं और उसको कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। एनीवेज, आई प्रॉमिस यू दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट दैट आई हैव एवर डिलीवर्ड। सो आई हाईली रिकमेंड यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। आप पूरी पॉडकास्ट सुने, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नगेट्स हैं, बहुत सारे गोल्डन नगेट्स हैं फॉर यू टू टेक अवे। अब एक आखिरी रिक्वेस्ट पॉडकास्ट में जाने से पहले, विच इज़ कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, बिकॉज इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन से होता है कि मैं जो हूँ क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वांटिटी ऑफ कंटेंट इस चैनल पे इंप्रूव कर सकता हूँ। दूसरा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका में मूव करने के क्या चैलेंजेस हैं, यहाँ सेटल होने के क्या चैलेंजेस हैं, और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करते हैं, अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अपनी सारी लर्निंग्स। सो मेक श्योर यू नॉट जस्ट लाइक द वीडियो बट ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ विदाउट फर्दर वेट, लेट्स गेट रोलिंग इनटू द वो पॉडकास्ट। टाइम बहरोज कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक गोली। थैंक्स जबरदस्त। फॉर इनवाइटिंग। नो प्रॉब्लम, प्लेजर इज माइन। सो बहरोज, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान में आपने पीएनजी में प्रॉब्ली काम कर रहे थे, एंड देन यू मूव टू दुबई एंड डिफरेंट एरियाज, एंड देन मूव टू कनाडा एंड नाउ यूएस। तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये एक बंदे का थॉट प्रोसेस कैसा होता है जो एक्सपर्ट होता है, कि वो किस तरह से मूव कर रहा होता है, क्या क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और किस टाइम पर वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि यार मुझे अगला स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो लेट्स से कि इफ आई स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, थोड़ा-सा उसमें बताएँ, थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दें, एंड देन मूविंग टू दुबई एंड देन गोइंग फॉरवर्ड। तो वली मैं ओरिजिनली आई एम फ्रॉम क्वेटा। तो क्वेटा में मेरी पैदाइश है, वहीं की मेरी इनिशियल स्कूलिंग है। उसके बाद मैंने इस्लामाबाद से जो है वो अपना मास्टर्स एमबीए और बैचलर्स किया नास से। और फिर जो है वो यूनिवर्सिटी में ही पीएनजी आ गई थी रिक्रूटमेंट करने, एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट हायर्ड। इतनी एक्सपेक्टेशंस मेरी हाई नहीं थी कि करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेंगी, बट खैर उस टाइम पे वो मुशर्रफ का दौर भी था, सो इकोनॉमी वाज डूइंग वेरी वेल। तो वो यस। वो वो टाइम था जब आप नौकरी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते थे, एंड बैंक्स वर रियली हायरिंग, देयर वर बैंक्स ओपनिंग, टेलीकॉम इंडस्ट्री बड़ी अच्छी बढ़ गई थी। सो दैट वाज वेरी गुड टाइम इन पाकिस्तान आपको यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के लिए। सो आई गॉट इनटू पीएनजी, तो उसके साथ कराची मूव हो गए, एंड देन आई वाज विद पीएनजी 5 इयर्स इन फाइनेंस। और पीएनजी अच्छा करियर इस तरह से था कि वो और फॉर दैट मैटर किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आप एक बारी आ जाएं तो आपको वो रखते इस तरह है कि यू डोंट नीड टू रियली यूज योर ब्रेन, सो दे विल कंटिन्यू टू मैनेज योर करियर एंड कंटिन्यू टू टेक यू टू डिफरेंट प्लेसेस। और शायद एक गलती ये भी थी कि उस वक्त हमने अपने बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं, हम बस कंपनी के बारे में सोच रहे थे और कंपनी बताती थी क्या करना है, तो उसी चक्कर में जो है वो सब अच्छा होता रहा। एंड आई कंपनी गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू मूव टू दुबई, और पीएनजी के साथ ही। अच्छा, कराची में मेरी आई गॉट मैरिड एज वेल, देन आई हैड माय 2 किड्स इन दुबई। तो दुबई में हम थे 7 साल, और इट वाज द बेस्ट टाइम, लाइक इनकम वाइज। आपको तो पता है एकदम से इनकम जो है वो इट जस्ट जंप्स, आपको रियलाइज नहीं होता। मैंने जब अपना पहला पेचेक पकड़ा था तो मुझे हुँ, मुझे ये हुँ। था कि थोड़ा ज्यादा पैसे दे दिए कंपनी में, इतने इतने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं इससे कम में भी खुश रहूंगा। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। पर होने ये लगा कि आफ्टर लाइक 5 इयर्स आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि मुझे जो है वो आई वांट टू बी इन अ प्लेस वेयर आई कैन कॉल होम। हुँ। और दुबई में हमेशा ये चैलेंज था, और जब जब नौकरी आपकी अच्छी है तब तो सब अच्छा चल रहा होता है, बट व्हेन यू स्टार्ट सीइंग, और स्पेशली आप जब मिड करियर में आ जाते हैं तो आपको नजर आने लग जाता है कि किसी की नौकरी चली गई या किसी को फायर कर दिया,
एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उन्होंने क्या किया इवेंचुअली दे एंडेड अप गोइंग बैक टू पाकिस्तान। तो आई रियलाइज कि यार ये थोड़ा सिचुएशन जो है वो चैलेंजिंग हो जाएगी। और उसमें जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगता था वो ये था कि मैं तो शायद चूंकि खुद पाकिस्तान से आया हूँ, आई कैन गो बैक टू अ थर्ड वर्ल्ड सेटअप, बट बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया था कि यार बत्ती अगर आप बटन दबाएंगे तो लाइट जो है वो नहीं आएगी नहीं आएगी। ये भी ऑप्शन है। तो हाँ, वो उनको ये कॉन्सेप्ट, और अभी भी उनको कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी भी जब हम पाकिस्तान का कभी ट्रिप लगाते हैं तो उनको ये चीजें समझ नहीं आती कि यार पानी यहाँ से नहीं पीना, पानी ये पीना है, ये बटन जो है वो ख्याल से दबाना, मतलब एज इन बाहर जाने से ख्याल रखना है, बाहर नहीं जा सकते, पार्क में नहीं खेल सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। सो ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड टू प्ले इन माय माइंड। और जब बच्चे आपके होने लग जाते हैं, स्टार्ट टू थिंक मोर देन जस्ट अबाउट योरसेल्फ। तो उस टाइम पे फिर व्हाट व्हाट हैपेंड वाज, आई टोल्ड द कंपनी, मैंने अप्लाई कर दिया था कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, मैं अपनी लैंडिंग करके वापस आया। अच्छा, मैं डिसाइडेड अभी भी नहीं था, मुझे ये था कि यार ये बैकअप प्लान है, जब मेरा करियर खत्म होने लग जाएगा और मुझे कंपनी जो है कहेगी कि यार अब थिंग्स आर नॉट डूइंग सो वेल फॉर यू एंड आई कांट फाइंड एनीथिंग एल्स इन एंड व्हाट दुबई। ईयर वाज़ दैट जब आप गए थे, लैंड करके आए थे? तो मैं 2015 में मैंने लैंडिंग की थी अपनी, और फिर मैं आ गया था 2 महीने बाद ही। रादर इट वाज नॉट इवन मंथ, इट वाज लाइक 2 वीक ट्रिप। तो हमने इसको बहुत ही उस तरह का ट्रिप लिया था कि वेकेशन करेंगे, देख कर आएंगे वेकेशन, और हाँ। वापस आ जाएंगे। सो इट डजंट हैव टू बी लाइक वी रियली नीड टू मूव। एंड आई मेट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स हियर एज वेल जो एक्स पीएनजीयर्स थे, उनसे भी मैंने ओपिनियन लिया। बट मैं आई वाजंट रेडी टू लेट गो ऑफ माय करियर, बिकॉज मेरी करियर पाथ बहुत अच्छा था, ग्रोथ बहुत अच्छी थी, एंड आई रियलाइज कि कनाडा में जो भी जाता है वो उसको करियर हिट लेनी पड़ती है। हुँ, तो आई डिसाइड कि यार ये तो बहुत चैलेंजिंग होगा, मैं पीएनजी के साथ ही लगा रहूंगा। अच्छा, उस टाइम पे हुआ ये कि बाय द टाइम इट वाज 2016, तो पीएनजी गॉट मी प्रमोटेड। दे सेड कि हम आपको प्रमोट करके वापस पाकिस्तान भेजेंगे एज अ सीएफओ फॉर पीएनजी पाकिस्तान, जो मेरे लिए बिग डील थी। मतलब मैं व्हेन आई एंटर्ड पीएनजी का ऑफिस पहले दिन जब मैं हायर हुआ था, तो मैंने कहा था अगर ये नौकरी मुझे मिल जाए तो मैं बस खुश हो दैट इज़ जाऊंगा, इट, मतलब दिस इज यस। माय अल्टीमेट गोल। हुँ। सो आई गॉट इट, बट माय वाइफ वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग बैक विद माय किड्स टू पाकिस्तान। तो तुम चले जाओ, आई स्टे इन दुबई और समथिंग ऑन दोज लाइंस। बट हुआ ये था कि उससे पहले मैं कंपनी को कह चुका था कि मुझे कनाडा मूव करना है, तो मैं थोड़ा सा प्रेशर उन पर डाला हुआ था। इट्स जस्ट दैट कि पीएनजी का करियर थोड़ा सा इस तरह से वर्क करता है कि दे टेक यू थ्रू अ पाथ। तो उन्होंने कहा यार कनाडा आपको हम अभी नहीं भेज सकते, आपको पहले पाकिस्तान की जॉब करनी होगी। सो काइंड ऑफ यू हैव टू गिव टू द कंपनी बिफोर वी गिव टू यू एंड मूव यू टू कनाडा। तो हुआ ये कि चूंकि उस वक्त मैं प्लान सारा कर चुका था, वाइफ मेंटली वाज ऑलरेडी देयर एंड शी डिसाइडेड, शी वाज डिटरमिन्ड कि उसने वही मूव होना है, उसने पाकिस्तान नहीं जाना। तो मैंने एक बहुत गलत सेटअप किया, व्हिच इज आई डिसाइडेड टू डू अ स्प्लिट सेटअप। मैं ओके। पाकिस्तान से काम करना शुरू कर दिया एज एज दैट रोल, और मैंने कंपनी से नेगोशिएट किया कि वो 10 दिन मुझे कनाडा से काम करने दें और 20 दिन पाकिस्तान से। और मैंने अपनी अच्छा। फैमिली को टोरंटो में सेटल कर दिया। और फिर मैंने हर महीने 2 घंटे, दो दिन की ऑलमोस्ट फ्लाइट लेता था, मतलब एज इन 2 दिन लगा लें या 24 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट टू कनाडा। आई यूज्ड टू वर्क इन कनाडा फॉर 10 days, और देन फिर मैं बैक टू वापस आता पाकिस्तान। था पाकिस्तान। और हाँ। मैं पीएनजी पाकिस्तान में कराची में काम करता था। ये मैंने फ्लाइट 3 बारी ली है। और अच्छा। तीसरी फ्लाइट पे आई कॉल्ड माय मैनेजर, जो वहाँ जीएम थे पाकिस्तान के, उनको मैंने कहा मैं वापस नहीं आ सकता, लाइक इट्स एंड व्हाट हैपेंड वाज एक्चुअली आई टुक अ फ्लाइट जो दुबई से कराची से डिले हो गई इन दुबई। आई मिस्ड अ कनेक्शन इन दुबई, दे टुक मी टू हीथ्रो टू जीएफके टू टोरंटो। इस सब में टुक लाइक गुड 40 आवर्स फॉर मी टू रीच ओके। टोरंटो। हुँ। तो मैंने कहा यार ये माय हेल्थ वाज बैड, गेटिंग बैड। दूसरा है कि जब मैं फैमिली के साथ जाता था तो उनके साथ टाइम नहीं गुजार पाता था, गिवन रात को मुझे काम करना होता था, सो काम आई वुड करना बी होता था, स्लीपिंग ऑल बिल्कुल। डे। हाँ। और ऑफिस में भी होता यह था कि जब व्हेन आई वाज वर्किंग फ्रॉम कनाडा, बहुत सी बारी एक मीटिंग कुछ स्केड्यूल हुई है, लेट्स से 12 बजे पाकिस्तान टाइम की, और वो जीएम ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि 2-3 लोगों से मिलके बात करिए। अब चूंकि मैं वहां डेस्क पे अपने बैठा नहीं हूँ, सो आई वाजंट एंजॉयिंग वर्क, आई वाजंट एंजॉयिंग फैमिली, एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि यार मुझे रिजाइन करना है। हुँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैंने मिस कर दी, which is वेरी इंपॉर्टेंट, जो अमूमन मुझे लोग कांटेक्ट करके पूछते हैं, which is स्पेशली अगर किसी की दुबई इनकम हो, क्या हम अपना दुबई का करियर कैसे छोड़ें, दुबई की इनकम कैसे छोड़ें और हम कनाडा आ जाएं। मतलब हम चाहते हैं, हम आना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के let's say हालात अच्छे नहीं है, एंड वी हाँ। डोंट वांट टू मूव टू एंड वी वांट अ बैकअप प्लान एंड ऑल। हुँ। तो मैं अपना डिसीजन मेकिंग का लोगों को ये बताता हूँ कि यार मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, हुँ। या अगले 5 साल में आपको जिंदगी से क्या चाहिए। बट उसका एक चैलेंज है, उसका चैलेंज ये है कि हमको पैसा भी चाहिए, हमको खुशी भी चाहिए, हमको नौकरी भी चाहिए, हमको पासपोर्ट भी चाहिए। और आई एम श्योर अगर मैं आपकी और अपनी लिस्ट को मैच करूंगा तो मेरी और आपकी लिस्ट ऑलमोस्ट मैच भी हो जाएगी। यस, यस। तो चैलेंज ये है कि हमको चाहिए सब कुछ है, तो ये इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने इस सवाल को फ्लिप कर दिया था, मैंने कहा मुझे लाइफ से क्या नहीं चाहिए।
और मुझे लाइफ से जो नहीं चाहिए था वो ये था कि यार मुझे पाकिस्तान कभी भी जिंदगी में मूव नहीं होना। अब राइट। पैट्रियोटिक नॉन पैट्रियोटिक वो एक अलग डिस्कशन है, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमारा गांव वहां है, हमारा घर बार वहां है, हमारी फैमिली वहां है, मुझे वहां दफन होना है इवेंचुअली, सो आई वांट टू बी buried in my homeland and whatever, मुझे वो सब भी नहीं चाहिए था। सो आई वाज वेरी क्लियर कि यार ये चीज मुझे नहीं चाहिए। तो जब वो चीज मैंने एलिमिनेट कर दी तो द डिसीजन बिकेम वेरी इजी कि आई कैन नॉट लिव इन दुबई, इट हैज टू बी आउट ऑफ दुबई। और स्पेशली नौकरी सेटअप में तो आप दुबई में नहीं रह सकते, नौकरी गई तो आपको निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब मुझे वो क्लैरिटी मिल गई तो इट वाज वेरी क्लियर फॉर मी कि यार मुझे यहाँ से जाना है। बस सिर्फ चैलेंज ये हुआ था कि दैट क्लैरिटी टुक अ बिट ऑफ टोल इन टर्म्स ऑफ मुझे ट्रैवल कर रहा था एंड ऑल। तो उस दौरान में मुझे ये डिसाइड किया, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू लेट गो ऑफ दैट करियर, कि मैं मतलब 20-25 घंटे का ट्रैवल कर रहा हूँ, फैमिली को मैंने स्प्लिट पे रखा हुआ है, व्हिच इज अ वेरी बैड आइडिया। आई नो बहुत से लोग करते हैं, बट इट वाजंट फॉर मी। तो नहीं, एनीवेज उसमें फिर ये दैट्स था ना कि हाउ उसमें आई टोल ये भी था कि आपके टाइम जो ज़ोन था वो भी डिफरेंट था। एंड देन यू एग्जैक्टली यू हैव अ पोज़ीशन टू होल्ड, और वो उसके अंदर रिमोट वर्किंग पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस ज़माने में। ये हम कोविड से पुरानी बात कर रहे हैं। तो उस ज़माने में एग्जैक्टली रिमोट वर्किंग, वो भी इतना दूर से, वो भी डिफरेंट टाइम ज़ोन्स के अंदर, वो भी इतनी की पोज़ीशन के ऊपर, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से, वाक़ई। नहीं, इट वाज अ बैड आइडिया ऑन माय एंड। मैं लोगों को अभी ये एडवाइस करता हूँ कि ऐसा ना करें, और इट वाज आल्सो अ बैड आइडिया इन द कंपनीज एंड। पता नहीं मुझे कंपनी ने ऐसा ऑफर भी क्यों किया। आई थिंक वो भी थोड़े से डेस्परेट थे, मेरा करियर अच्छा चल रहा था, दे लाइक मी, थोड़े से वो भी डेस्परेट थे, और कोई रोल मतलब दे कुडंट फाइंड एनी अदर टैलेंट एट दैट मोमेंट एज वेल। पीएनजी प्रमोट फ्रॉम विद इन है तो उनका टैलेंट पूल बड़ा लिमिटेड होता है, हुँ, एंड आई वाज द राइट गाय एज वेल एट दैट टाइम, बट इट वाज अ बैड मैरिज ऑल हुँ। टुगेदर। राइट। तो यानी कि 2015 16 में मूव हुए आप परमानेंटली तो कनाडा? 16 में मैं आई गॉट प्रमोटेड, दैट वाज 2000 जैन 2017 में आई मूव टू मतलब कनाडा। और व्हेन यू मूव्ड फाइनली बैक, तो उस वक़्त कोई जॉब हाथ में नहीं थी? यानी कि जब सीएफओ की पोज़ीशन नहीं छोड़ी थी? हाँ, नहीं, वैसे लोग ऐसा करते नहीं है। सो आई बिकॉज एंड दैट्स व्हाट आई सेड, आई मेड अ मिस्टेक। मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की। एक मैंने ये किया कि मैंने जाते ही घर रेंट किया, और मुझे लोगों ने थोड़ी सी गलत एडवाइस की। थोड़ी सी असल में मसला ये होता है, अगर आप दुबई में लोगों से बात कर रहे हो जिनकी इनकम लेवल्स हाई होती हैं, तो वो एक मेंटालिटी डिफरेंट होती है। और दुबई में जो है वो अबंडेंस इतनी ज्यादा है कि लोग एक डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। तो मुझे जो एडवाइस दी गई थी वो ये दी गई थी कि वो ओकविल यहाँ शहर है कि आप वहां जाके रह लें और घर अपना ऐसे रखना। सो in the end, I ended up spending a lot. Ended up locking myself a lot in a high rental, in a high car payment and all. और उस वक्त मुझे लग रहा था ठीक है, सारी सैलरी तो मेरी आ रही है, so I would be able to afford all this. Not realizing कि यार अपने आप को इतना मुझे ट्रैप नहीं कर लेना चाहिए कि the moment I have to decide कि यार ये मुझसे जॉब नहीं हो रही, तो वो मुझसे छोड़ ही ना जाए। राइट। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दैट। मैंने अपने थोड़े फाइनेंसेस का हिसाब लगाया, टॉक टू सम मेंटर्स एज वेल। उनको मैंने बताया यार मेरा इतना बैंक बैलेंस है, आपको क्या लगता है कि मुझे छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए। सो एनीवेज आई थिंक दुबई की इनकम आल्सो हेल्प बिकॉज मैंने सेविंग अच्छी की हुई थी। तो सेविंग के बलबूते में मैंने डिसाइड किया यार छोड़ना मैं छोड़ सकता हूँ, और मैं आई स्टार्ट लुकिंग। तो हेंस हाँ, मेरे पास जॉब हाथ में नहीं थी और मैंने छोड़ दिया। मेरी वाइफ, एक और चैलेंज ये था कि जब आप दुबई में आ जाते हैं, आई डोंट नो आपका क्या सेटअप है, बट बहुत से लोगों की सिंगल इनकम हो जाती है, क्योंकि आप इतना कमा रहे होते हैं कि आप बोलते हैं यार एक सिंगल इनकम से घर चल जाएगा। बिल्कुल। तो माय वाइफ वाजंट वर्किंग एट ऑल फॉर लाइक हुँ, गुड 5-7 years। तो ऐसा नहीं था कि उसको आराम से नौकरी मिल जाती और कोई ऐसी नौकरी मिल जाती जिससे घर बैलेंस हो जाता। तो हुँ, इट वाज जस्ट मी एंड आई वाज लिविंग माय बेस्ट जॉब। सो हम हुँ। दोनों के पास जो है वो जॉब्स नहीं थी, एंड इट वाज वेरी वेरी टेरिफाइंग फॉर मी। वो कुछ एक आध महीना जब मुझे एंड जॉब कनाडा नहीं की मिली। तो वो भी बहुत मतलब फेमस है ना कि वहाँ पर जॉब मिलना भी, और ख़ास तौर पे अच्छे लेवल की जॉब्स मिलना आउट ऑफ कैनेडियन एक्सपीरियंस, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसी पोज़ीशन पे जा रहे हैं कि मतलब सारी कश्तियाँ जला के जा रहे हैं और अच्छी पोज़ीशन छोड़ के जा रहे हैं, बहुत अच्छी पोज़ीशन छोड़ के जा रहे हैं, एंड देन यू फाइंड आउट कि मैं अभी जॉबलेस हूँ और मेरे खर्चे भी हैं एट द सेम टाइम, और अपनी सेविंग बर्न आउट करना, तो ये बड़ा ही टेरिफाइंग सिचुएशन है वैसे। बिल्कुल। और वही मैं कह रहा हूँ कि जो बंदे को हमेशा अपना लाइफ का डिजाइन ऐसे रखना चाहिए कि कभी भी आपको उस लाइफ को चेंज करना जो है बड़ा आसान हो। तो मैंने वो डिजाइन बहुत गलत किया था, लाइक एज आई सेड मैं हाई रेंटल हाई कार पेमेंट में सब में लॉक हो गया था। एंड देन आई मेड अनदर मिस्टेक, जो कि मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ नहीं करें। वो है कि मैंने घर खरीद लिया 3 महीने बाद। तो मैंने वो पैसे भी लॉक कर लिए, और जब मैंने घर खरीद लिया तो मुझे ये भी नहीं ये पता था कि, और मेरा विदाउट हैविंग एनी जॉब घर खरीद लिया था? विदाउट हैविंग एनी जॉब मैंने घर अच्छा, खरीद लिया था। तो अच्छा, उस वक़्त हुआ ये था बिकॉज़ मेरी पीएनजी की जॉब चल रही थी। सो आई अच्छा। वाज़ लाइक यार पीएनजी की जॉब चल रही है, मैं तो यहाँ से ट्रैवल करता रहूँगा, सो लेट मी बाय अ हाउस एज़ वेल। हुँ, एंड आई बॉट हुँ, अ हाउस एज़ वेल, उसी वो पीएनजी के लेटर पे कि मेरी सैलरी आ रही है उसमें मुझे यहाँ बैंक्स वगैरह दे उस टाइम में तो दे देते थे।
अभी भी शायद होता होगा ऐसे. सो आई वाज एबल टू बाय अ हाउस. बट बेवकूफ़ी ये थी कि आई शुड हैव नोन कि मुझे जॉब कहाँ मिलेगी, क्या मैंने यहाँ मूव करना नहीं करना, और इसीलिए ये क्लैरिटी चीज़ लाइफ में बड़ी होना ज़रूरी है. अदरवाइज़ यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक, यार आप लाइफ से चाहते क्या हैं, क्या नहीं चाहते. तो फिर आई हैड टू गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड एंड आई डिसाइड कि यार मैं अपनी लाइफ से क्या नहीं चाहता. एंड आई वाज लाइक इट्स नॉट पाकिस्तान दैट आई वांट एंड हेंस आई नीड टू लीव एंड आई नीड टू रिजाइन व्हाटएवर इट टेक्स. एंड दैट्स व्हाई आई गेट गॉट मोर क्लैरिटी, और उस तरह से फिर मैं मूव कर सका था. राइट, एंड देन फिर कनाडा में कितना टाइम विदाउट एनी जॉब आफ्टर दैट? तो अच्छा, मुझे लगे 2 महीने जॉब ढूंढने में. लोगों को ऑन एवरेज लगते हैं 3 महीने, एंड 6 महीने से ज्यादा मैंने नहीं देखा किसी को जॉब ना मिली हो. हाउएवर इसमें कुछ चीजें हैं. एक एलिमेंट ये कि आपको अपनी ईगो जो है ना वो दुबई में या पाकिस्तान में पार्क छोड़ करके के आनी आनी पड़ेगी. पड़ेगी, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं सीएफओ हूँ, मैं पीएनजी का फाइनेंस का हेड हूँ. उस तरह से आपको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी. सो मेरी जो पहली नौकरी थी वो जब मैं हायर हुआ हूँ तो इट वाज एंट्री लेवल जॉब. रादर आई थिंक इट वाज इवन, या इट वाज प्रीटी मच एन एंट्री लेवल जॉब दैट आई गॉट. और उसका मुझे अंदाजा नहीं हुआ था कि वो एंट्री लेवल है नहीं है. पर मुझे ये था, ये डिसाइडेड था कि यार मुझे जो नौकरी मिलेगी मैं पकड़ लूंगा, बिकॉज यहाँ एक चैलेंज ये होता है कि यू नीड टू हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस ऑन ऑन योर रेज्यूमे. तो बगैर कैनेडियन एक्सपीरियंस के कोई नौकरी नहीं देता आपको, और बहुत चैलेंजिंग होती है, मतलब इवेंचुअली तो मिल ही जाती है. तो यू नीड टू गेट होल्ड ऑफ वट एवर यू कैन टू स्टार्ट पुटिंग दैट कैनेडियन एक्सपीरियंस ऑन योर रेज्यूमे. तो मैंने रैकेट बैंकिंग में जॉब शुरू कर दी थी, विच वाज वेरी एंट्री लेवल जॉब. और मुझे पहले अंदाजा नहीं हुआ था वो इतनी एंट्री लेवल है. मैं अपने आप से खुश हो रहा था कि शायद एक आध स्टेप मैंने डाउन लिया, बट इट वाज गुड 3-4 स्टेप्स डाउन वर्सेस वेयर माय करियर वाज. वो हुआ ये था कि मेरा भाई भी रैकेट बैंकिंग में काम करता था, एंड ही टुक अ ट्रांसफर फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर 3 months ऑफ मी ज्वाइनिंग. तो हम दोनों इत्तेफाक से एक ही ऑफिस में थे. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि वो मुझसे 3 साल छोटा है, 4 साल जूनियर भी है. तो उसका उसका लेवल मुझसे एक लेवल ऊपर था. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज, आई वाज लाइक अच्छा, मुझे पता ही नहीं था. व्हेन ही शोड मी हिज पे चेक एंड हिज लेवल, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये तो बहुत ही नीचे है. तो काफी मतलब एज इन यू रियली नीड टू मेंटली अडेप्ट टू दैट कि यार मैं अपनी ये सारी ईगो वगैरह छोड़ कर आऊंगा, और मैं एक बिल्कुल नया लाइफस्टाइल बिल्ड कर रहा हूँ. तो वो जरूरी है वो सोचना. तो अगेन इट टुक मी लाइक 2 months टू गेट दैट फर्स्ट जॉब, बट इसीलिए क्योंकि मैंने ईगो कोई नहीं रखी थी. एंड देन आफ्टर 6 months आई वाज एबल टू गेट अ 2 to 3 level jump at Lego where I joined. और फिर Lego में मेरी promotions होती रही, and I kind of surpassed the level which I left at Pakistan. So I'm pretty good. Like 1-2 साल की struggle हुई है, but I'm where I am now is far better than I could have imagined. उसमें फिर यही है ना कि बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है, वरना बहुत सारे लोग पास्ट में ही रहने लगते हैं। खास तौर पे जो लोग मैंने देखा है बैंक्स को की जॉब्स छोड़ के जाते हैं ना यूएई से, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा अपने पास्ट में ही रह जाते हैं और वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। कनाडा में छोटी-मोटी जॉब्स भी कर लें तब भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो वही याद करते रहते हैं। लेकिन यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू टेक मोर बिगर चैलेंजेस। अगर वो चैलेंजेस नहीं लेंगे तो फिर आप बस आपका यही रहेगा कि यार मैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पर ये मसला होगा। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि हम वहाँ ज़्यादा अच्छे थे। तो अगर आप खुद अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, आगे खुद नहीं बढ़ेंगे, मतलब यू इट टूक मैक्सिमम 2 टू 3 इयर्स फॉर यू टू लेट्स से अपने आप को ये कहना कि यार ठीक है, आई एम ओके विद दैट एंड नाउ आई एम ऑन अ राइट पाथ। उसके बाद आप कनाडा से फिर मूव हुए यूएस, वो कब हुआ था? अच्छा, उसके बाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, जस्ट टू कमेंट ऑन व्हाट यू आर सेइंग, इट्स कंप्लीटली राइट. आपको यू हैव टू कम विद द राइट माइंडसेट हियर. मैं यहाँ बहुत से लोगों को, एक और चीज मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि जहां आप नेगेटिविटी सुने वहां से भाग जाएं, बिल्कुल। बिकॉज इट विल किल यू. और मेरे साथ ये होता है, खैर ये बहुत बहुत यूनिवर्सल एडवाइस है, बट कनाडा के लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपकी नौकरी नहीं होती, कुछ नहीं होता. आई रिमेंबर मेरी नौकरी नहीं थी और मैं किसी के घर इनवाइटेड था. द रीजन आई वाज यूज्ड टू गो एंड अटेंड दोस इवेंट्स एज वेल एंड मीट मोर पीपल, क्योंकि मुझे नेटवर्किंग करनी थी, ताकि कहीं से नौकरी मिल जाए किसी से नेटवर्किंग करके. और मैं किसी फैमिली से मिलने गया और वो इस तरह की कंप्लेंट करने शुरू हो गए कि यार ये तो बहुत ठंडा है यहाँ, तो ये तो फ्रीजर है, और यहाँ तो वहाँ हमारे पास मेड्स थी, यहाँ हमारे पास हाँ। मेड्स नहीं है. हुँ, और तो उस तरह की कमेंट्स. तो मैं भी वो रात को वापस आया और मैंने कहा यार व्हाट डिड आई डू टू माई सेल्फ. मतलब कि मैंने हुँ, क्यों किया है, मैं क्यों अपनी दुबई की ऐशी की लाइफ जो वो छोड़ कर आया हूँ. हुँ, एंड इट टुक मी लाइक 2 or 3 nights टू गेट ओवर दैट. और उसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया कि यार ऐसे लोगों से मुझे मिलना ही नहीं है और मुझे दूर रहना है, बिकॉज ये नेगेटिविटी में खींचते रहेंगे आपको. सो आई ट्राई टू कनेक्ट मोर विद पॉजिटिव पीपल जो कि अगेन इसी माइंडसेट के साथ थे कि यार आगे बढ़ना है, आगे निकलना है.
और खुद से बेहतर करना। सो एनीवेज आई जस्ट वांटेड टू कमेंट ऑन दैट पीस। नहीं, बिल्कुल अच्छा, ऑन द जो सेम नोट यूएस। मैं ये भी कहना अच्छा। चाहूँगा कि ये प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिविटी खत्म करनी चाहिए। मैं पाकिस्तान में लोगों को देखता हूँ कि लोग पागलों की तरह से पॉलिटिक्स में लगे हुए होते हैं। पॉलिटिक्स में ना पॉलिटिशियंस आपको कुछ देने वाले हैं, ना कुछ होने वाले हैं और पाकिस्तान में जो रह रहे हैं पाकिस्तान में उसके लिए अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर वो रहे और वहाँ से अपनी चीज़ें पॉजिटिव ही लेके चले। उसमें ये ना सोचता रहे कि यार हमारी गवर्नमेंट ने हमें हमारे लिए ये नहीं किया या हमारे लेट्स से अम्मा-अब्बा ने ये नहीं किया, या पेरेंट्स ने ये नहीं किया या किसी ने कुछ ये नहीं किया, आपको अपने लिए खुद करना है, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। अगर आप यही उस नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे तो वो कहीं भी हो, कनाडा के लिए तो आपने ये बात की बिल्कुल सही बात है कि इस तरह के लोग अभी भी मैं सुनता हूँ मतलब पूरी जनरेशन गुज़र जाती है, फिर भी यही सुन रहे होते हैं कि यार वो हम फ्रीज़र के अंदर बैठे हुए हैं और इधर का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर गए क्यों थे? फिर वहाँ रह क्यों रहे हैं? फिर वापस आ जाएँ पाकिस्तान, तो फिर वही मसला है कि अब फिर दुबई में भी आते हुए लोग जो दुबई में आते हैं, वो ये कहते हैं कि यार यहाँ पर कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है लोगों की, यहाँ पर जो है थर्ड क्लास सिटिज़न है और ये वो। फिर वही बात है कि अगर आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मैं इस तरह की जो नॉइज़ होती है वो बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं और इसी तरह के लोगों से मैं बात करना खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अगर वैसे बाय द वे इस एटीट्यूड की वजह से मैंने ये नोट किया है कि लोगों से बात करना तो मैंने नहीं खत्म की, क्योंकि लोगों ने खुद खत्म नहीं की। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि मैं जब जिन भी गैदरिंग में अब जाता हूँ, तो मेरे सामने वो बातें नहीं करते, उस तरह की। उनको पता है कि मैं हाँ। इस तरह की बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं करूँगा, तो फ़ायदा नहीं है इस तरह की बात करने का। तो ये एक तरह से आप अपना पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस इस तरह से फैला सकते हैं। अच्छा, वली इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि वो आपने सुना होगा बुल्ले शाह का जो एक शेर है कि पढ़ इल्म को फाजिल होए, अपने आप को कभी पढ़े या नहीं। अच्छा, हाँ, मुझे कभी समझ नहीं आया था, मतलब गानों में भी हमने सुना है और वैसे भी पढ़ते सुना है, बट इट इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको खुद भी ये रियलाइज करना चाहिए कि यार आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, और आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप क्या-क्या चीज़ें टैकल कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ आप वीक हैं। अब मैं बताता हूँ, मैं जो हूँ वो फॉर इंस्टेंस मैं दुबई की वापस एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि दुबई लोग मुझसे अमूमन पूछते हैं कि यार तुम दुबई वापस जाओगे? अब पासपोर्ट हो गया है, सब हो गया है, और बट आई एंडेड अप मूविंग टू यूएस। और क्या तुम दुबई वापस जाओगे? और प्रोबब्ली विद कैनेडियन पासपोर्ट विद ऑल नॉर्थ अमेरिकन एक्सपीरियंस मुझे शायद नौकरी भी अच्छी मिल जाए वहाँ। पर मैं लोगों को बोलता हूँ नहीं। और उसकी वजह नहीं है कि कोई दुबई के साथ मसला है, मसला मेरे साथ है। मुझे पता है कि मैं काफ़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। तो मेरी सेल्फ अवेयरनेस ये है कि यार मैं अगर गलत कंपनी में बैठा हूँगा, तो मैं गलत तौर से इन्फ्लुएंस हो जाऊँगा। दुबई का जो बुरा इन्फ्लुएंस है वो ये है कि मुझे पता है अगर मैं दुबई आ जाऊँ तो आई विल बी बैक इनटू द बिगेस्ट कार, द बेस्ट कार। जुमेरह आइलैंड्स में मुझे घर चाहिए, क्योंकि उसका घर ऐसा है, उसने अपने घर में वो क्या कहते हैं पेंटिंग लगाई हुई है, मुझे भी वो चीज़ चाहिए। एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट बाय द वे। मैं एग्जांपल आपको दूँ, मैं जब दुबई में आई थिंक आई वाज़ 2 इयर्स इन दुबई, आई माय मैनेजर बॉट निसान पेट्रोल। तो मैंने कहा यार निसान पेट्रोल? अब मुझे गाड़ियों का ज़्यादा शौक नहीं है बाय द वे, हुँ, बट आई हुँ, आल्सो वेंट एंड आई बॉट अ निसान पेट्रोल फॉर माय सेल्फ। वेरी वाओ! एक्सपेंसिव कार, पेड अ लॉट। 6 महीने बाद मैंने बेच दी बाय द वे, और आई मेड लॉस ऑन इट, और 6 महीने बाद इसी रियलाइजेशन से बेची कि यार मुझे तो गाड़ी का शौक ही नहीं है। मुझे अपनी निसान पेट्रोल में और निसान पाथफाइंडर में, या जो भी एक नॉर्मल, मतलब मुझे इतना पता है एसयूवी या सेडान है, इससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती। जब मुझे शौक नहीं है तो मैं क्यों उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ? सो कहने का मकसद ये है कि अगर आप या तो आप बहुत पावरफुल हो अंदर से, बहुत सेल्फ आपकी रियलाइजेशन या सेल्फ कंट्रोल इतना हो कि आपको पता हो कि यार ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट नहीं करती। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपना सोशल मीडिया बंद कर दिया था व्हेन आई लैंडेड इन कनाडा, बिकॉज़ मैं लिंक्डइन खोलता था और उसमें मैं देखता था कि अच्छा वो बंदा पीएनजी में प्रमोट हो गया है, वो हुँ, अब दुबई मूव हो गया है, वो अब जिनीवा मूव हो रहा है, वो यूरोप जा रहा है, और मैं कह रहा हूँ यार यहाँ तो मेरे पास नौकरी नहीं है, और लोगों ये मैंने अपने साथ क्या कर दिया है। तो कहने की बात ये कि दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड स्टार्टेड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, एंड आई वाज़ लाइक यार मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाऊँ कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। या दूसरा मैं ये रियलाइज़ कर लूँ कि मेरी क्या वीकनेस है और उन वीकनेस को मैं एड्रेस करूँ। तो मैंने अपना कहा यार मैं इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बिकम स्ट्रॉन्ग, आई रादर चेंज माय एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का चेंज ये था कि मैंने कहा यार मैं अपना सोशल मीडिया वगैरह आई विल जस्ट क्लोज़ इट डाउन, बिकॉज़ दिस इज़ जस्ट इम्पैक्टिंग मी टिल आई थिंक आई एम इन अ पोज़ीशन वेयर दिस विल स्टॉप इम्पैक्टिंग मी ऑलटुगेदर। या इसमें एक और बात मैं भी बताऊँ कि मैं भी इस चीज़ से मुझे कुछ लोग कहते थे जैसे अब मेरे पास लेट्स से कोई भी गाड़ी है और उसके बाद वो कहते थे यार तुम तो अफ़ोर्ड कर सकते हो दूसरी गाड़ी क्यों नहीं लेते? तो ये दुबई में ये है कि और इवन पाकिस्तान के अंदर भी है कि आप अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं करो? ये पैसे कहाँ लेके जाओगे? तो मेरा एक जवाब होता है सबको और उसके बाद वो लोग वाक़ई खामोश हो जाते हैं। अगेन मैंने कहा ना कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी बोलने लगा हूँ लोगों से कि वो मुझसे दूर तो नहीं जाते बट दे ठीक है। स्टॉप्ड लाइक कन्फ्रंटिंग मी। मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार मुझे बताओ कि मुझे मेरा टारगेट ये है कि अगले 2 साल में मुझे अपनी डे जॉब छोड़नी है। तो उसके अंदर ये इक्वेशन में गाड़ी कहाँ से आ गई?
ये इस तरह की चीज़ें कहाँ से आ गई बीच में? मतलब मैं कहीं भी बिल्कुल रहूँ मेरी मर्ज़ी, मैं अपने बेयर मिनिमम इस वक़्त चलाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी जॉब छोड़ सकूँ। तो और मैं ये खुलेआम सबको बोलता हूँ, इवन ऑफ़िस के अंदर भी बोलता हूँ मैं कि मुझे छोड़नी है जॉब। अब उसके बाद किसी के पास क जवाब नहीं होता। वो कहते हैं यार ये किस तरह का कोई गोल है? ये गोल ही समझ में नहीं आता किसी को कि ये कोई गोल भी हो सकता है कि आपको अपनी जॉब छोड़नी है, वो भी दुबई में रहते हुए। मतलब आप दुबई में रहते हुए जॉब छोड़ के बाहर ही निकलते हैं, फिर उसके बाद या तो आगे जाते हैं या ट्रू पीछे जाते हैं। ट्रू लेकिन अगर मैं यहाँ रहते हुए ये डिसाइड करता हूँ तो फिर मेरे लिए इसीलिए आपको अगर इस तरह के लोग हैं एक तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको क्या करना है और अगर आप इस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से तो फिर वो वाक़ई मुश्किल है, फिर आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, अगर इस तरह से इन्फ्लुएंस होते रहे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, उसमें एक और चीज़ ये भी है कि जब आप दूसरों से इन्फ्लुएंस रहते हैं, जो मैं एक ज़माने में रहता था, नाउ खैर आई एम बियॉन्ड दैट। आई ट्रेन्ड माय सेल्फ। मैंने पढ़ी बहुत किताबें बहुत पढ़ी हैं इस पे, एंड आई हैव कम आउट ऑफ दैट चैलेंज। बट इसमें एक चीज़ और ये होती है कि आप व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, यू स्टार्ट लिविंग देयर लाइफ। तो अब मैं वो अपनी मैनेजर की लाइफ जी रहा था, जिसको गाड़ियाँ पसंद है और मुझे गाड़ियाँ पसंद नहीं है, और मैं फिर भी वो गाड़ी एक अच्छी लेने के चक्कर में हूँ। जबकि मेरी लाइफ इज़ थिंग्स आई लाइक आर वेरी डिफरेंट वर्सेस। तो मुझे असल में ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं। हुँ, मैं जब देखता था कि यार सब ये करते हैं, ये तो सब गाड़ी लेते हैं, सब जुमेरा आइलैंड में घर लेंगे, सब ये करेंगे, तो सबने मेड रखी हुई है, तो मैंने भी मेड रखी, मेड की ज़रूरत है, नहीं है, इसका कुछ कभी असेस ही नहीं किया। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप दूसरों की लाइफ ना जीना शुरू कर दें। आप अपनी लाइफ रहते जीते रहें। एंड वेरी हेंस आई इंपॉर्टेंट। थिंक द हुँ, बेस्ट थिंग यू सेड इज यू आर इन दैट पोजीशन जहां अपनी आपको ये पता है कि आपको लाइफ से चाहिए क्या, जो कि मैंने पहले कहा था कि अगर वो पता हो तो बहुत अच्छा है कि यार हुँ। आपको लाइफ से क्या चाहिए। एंड देन यू आर वेरी मच ऑन दैट पाथ कि यार इसको ट्रू करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट दैट विल प्ले द राइट पाथ। अच्छा अगर जॉब पे दोबारा से आएँ तो लेगो की जो जॉब थी उससे पहले आरबी की जॉब थी, रैकेट बेंकीज़र की जॉब थी रैकेट बेंकीज़र की। और वो कुछ अरसे में छोड़ दी थी और उसके बाद फिर लेगो में आप मूव किए थे। बिल्कुल। और फिर उसके बाद लेगो में क्या ट्रांज़िशंस थी? अच्छा, फिर लेगो में आई गॉट प्रोमोटेड ट्वाइस, एंड उसी की वजह से आई वाज एबल टू मूव ऑलमोस्ट बैक रादर इवन हायर देन द पोजीशन जो मैं छोड़ कर आया था। बट इसमें एक चीज ये कि अमूमन लोग यही कांटेक्ट करते हैं और वो एडवाइस देते हैं कि यार जॉब का क्या सीन है, जो कि मुझे भी चैलेंज था, मैंने भी लोगों को कांटेक्ट किया। एक ये कि राइट एज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो देखा जो सबसे अच्छी एज है वो है 30 से 40 के दरमियान। बिल्कुल। आइडली अगर आप 35 हो तो अच्छा, 35 में क्यों कह रहा हूँ, ऑल्दो आप जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। अच्छा, जितना जल्दी आने का फायदा ये है कि एक तो आपकी ईगो कम होती है, क्योंकि आप जो है वो या मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, वो छोड़कर आना और वापस एक मैनेजर का रोल लेना इज ओके। बट अगर आप कोई डायरेक्टर हो गए, सीनियर डायरेक्टर हो गए और एकदम मैनेजर पे आएंगे तो आपकी ईगो बहुत बड़ी होती है, और ईगो बढ़ती जाती है जैसे आप जो है वो यूर क्लोजर टू 40 एंड सो ऑन सो फोर्थ। हुँ, तो जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा है। बट 35 में इसलिए कह रहा हूँ, आई थिंक इट वर्क फॉर मी। मैं 33 में आया था बिकॉज मेरे पास दुबई की इनकम जनरेट हो गई थी थोड़ी सी। तो चूंकि वो दुबई की इनकम मैंने सेव कर ली थी, तो 33 35 मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम है कि यार अगर आप पाकिस्तान या साउथ ईस्ट एशिया से आ रहे हैं और कोई ऐसा टूर लगा लें जो कि दुबई से आप अगर 1 2 3 साल की कुछ सेविंग पकड़ के आ जाएं, दैट वुड बी रियली गुड फॉर यू। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव 30 to 35 और इवन मैक्स 40 तक अच्छा है। अच्छा, उसमें एक और एंगल ये है कि आपको नौकरी मिलना भी आसान होती है यहाँ, बिकॉज पीपल आर स्टिल विलिंग टू गिव यू अ चांस कि अगर आप अंडर 40 हैं। जब आप अबव 40 हो गए, एक तो आपकी रेज्यूमे इतना हैवी हो जाता है कि पीपल डोंट वांट टू हायर यू। वो ये हुँ, कहते हैं कि यार ये आएगा तो ये बंदा बोर हो जाएगा, ये तो छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, उसमें भी एक चीज है, वो मैं रेज्यूमे की अलग बात करूंगा, बट स्टिकिंग टू द पॉइंट कि आपको जो है 40 के बाद जो है नहीं आना चाहिए मेरा ख्याल से, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, लेकिन लोग फिर भी आना चाहते हैं, वो क्या करें? यूजुअली मैंने देखा है जो लोग 40 के बाद आते हैं वो अपना बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं। और यहाँ वन ऑफ द बिजनेस विच इज वेरी इजी फॉर साउथ एशियन टू डू इज रियल स्टेट एजेंट। तो रियल स्टेट का अगर आप 1 साल 2 साल का कोर्स कर लें तो फिर आप पकड़ लेते हैं वो रियल स्टेट का काम। अच्छा, उसमें फायदा ये होता है क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती हैं। एंड सडनली आफ्टर एंड यू आर 40 years ओल्ड और अबव, और आप रियल स्टेट एजेंट का आपने कोर्स कर लिया है, तो आपके पास अब डबल एडवांटेज आ गया है कि आप रियल स्टेट एजेंट तो हैं, बट आप थोड़े से स्टाइलिश रियल स्टेट एजेंट हैं जिसको बात करनी आती है, कम्युनिकेट करना आता है, प्लस आप देसी भी हैं। तो आप देसियों जो आने वाले देसी है उसको घर चाहिए, तो I would be more comfortable getting a house from a desi than a white or a Chinese person. और सबके साथ ऐसी होता है, चाइनीज चाइनीज से कनेक्ट कर रहा होता है, इंडियन देसी तो खैर आपस में कर ही लेते हैं, जो क्या कहते हैं अरब है वो अरब से कर रहा होता है, इरानियन इरानियन से कर रहा होता है। तो ये कम्फर्ट सारा लेवल एंगल है होता है कि ना वो। हुँ, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 30 to 40 के दरमियान में आए अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ से आ रहे हैं, और अगर 40 के बाद आ रहे हैं तो जॉब सोच के नहीं आए, इट हैज टू बी समथिंग एल्स, अदरवाइज स्ट्रगल बढ़ जाएगी। अच्छा, ये मैं आउटलायर हो सकते हैं इसमें, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसे ही है, बट अमूमन मैंने देखा है कि दिस इज हाउ इट प्लेज आउट।
अच्छा, एक अच्छा, और बाय बात द जो मैं वे, कर रहा था जो मैं सॉरी। बीच में ये बता दूं, हमने उसके बारे में तो बात ही नहीं की। मैंने इंट्रोडक्शन में बोल दिया है कि बहरोज का बहुत ही जबरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है। आई आई विल प्लेस ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, और जितने भी सोशल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि बहरोज बात भी इसी चीज पे कर रहे होते हैं। जो यूट्यूब पे बात हो रही होती है वो भी इसी इसी टॉपिक पे बात हो रही होती है, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, और जॉब्स के अंदर के आप किस तरह से इंटरव्यूज को एस करें और इस तरह की चीजें। तो बहरोज का बहुत जबरदस्त चैनल है। आई सीरियसली एडवाइस एवरीबॉडी टू सब्सक्राइब टू द चैनल। जी बहरोज, आगे। कूल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, इसी टॉपिक पे बात करते हुए जिसमें मैं चैनल पे भी कवर करता हूँ, एक और एडवाइस ये कि अपना रेज्यूमे लाइट रखें। मेरा रेज्यूमे अगर मैं लिखता उस पे कि मैं सीएफओ ऑफ पीएनजी पाकिस्तान हूँ, मुझे कभी रैकेट बैंकिंग की कोई नौकरी देता ही नहीं। मैंने हम्म। उसमें लिखा था कि मैं जो हूँ वो फाइनेंस लीड हूँ। तो आप थोड़ा सा टाइटल चेंज कर दें, कोई जाके चेक नहीं करता पीछे फोन करके कि यार एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइटल क्या था। आप टाइटल थोड़ा सा चेंज कर दें, रेज्यूमे को थोड़ा सा मेलो डाउन रखें, ताकि आपको वो एंट्री लेवल पे हायर कर सकें या लो लेवल पे हायर कर सकें। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्टेप डाउन तो लेना है आपने, तो वो आप हम्म। प्रिपेयर होकर रखें, मेरा स्टेप डाउन होगा। और स्टेप डाउन होने का तरीका ये है कि मुझे अपने रेज्यूमे को जरा मेलो डाउन करना है। अच्छा, स्टिकिंग टू द रेज्यूमे, एक और चीज ये कि उसमें से पाकिस्तान या इंडिया या जहां से भी आप आ रहे हैं वहां का नाम निकाल दें। तो जिस तरह मैंने जो है वो पीएनजी लिखा था। अब लेट द पीपल गेस कि ये पीएनजी कनाडा है, यूएस है, यूरोप है या वेरी पाकिस्तान है। नाइस एडवाइस, यस। जब आपको एक बार उन्होंने बुला लिया इंटरव्यू में, तब आप देन इट्स योर शो, राइट? फिर आप प्ले आउट कर सकते हैं कि यार हूं मैं पाकिस्तान से, लेकिन देखिए मैं कितना अच्छा हूँ, कितना मेहनती हूँ, वेरी गुड। और इतनी अच्छी कम्युनिकेशन एंड ऑल, कि यू कैन टेक दैट ऑल आउट। अच्छा, पीएनजी में थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि पीएनजी ग्लोबल कंपनी है, तो आप पीएनजी का नाम रखना आसान होता है। बट अगर आपकी ग्लोबल कंपनी ना भी हो, तब भी इट इज ओके टू लीव जस्ट द नेम एंड नॉट मेंशन द कंट्री। लेट देम थिंक कि यार ये शायद या, कनाडा की कोई लोकल कंपनी है जहाँ यस, से आ यस, रहा है। यस, यस, यस। ये अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अंदर आप कोई आपसे पूछेगा तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ना बताएं तो उसमें रिज्यूमे में तो कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम्म। अच्छा, एक और चीज जो काम करती है यहाँ, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल होती है क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ बहुत। तो मुझे लोगों से नेटवर्क करने में, उनसे बाहर मिलने में, जुलने में थोड़ा सा स्ट्रगल रहती है। मेरे चंद दोस्त हैं, उन्हीं के साथ मेरा कनेक्ट रहता है। बट ये एक एडवाइस है जो कि यूनिवर्सल एडवाइस है, बट कनाडा के मामले में बहुत अच्छा अप्लाई करती है, विच इज नेटवर्किंग। सो फाइंडिंग जॉब थ्रू नेटवर्किंग। अच्छा, उसमें होता कैसे है कि मैं जो लोग को एडवाइस करता हूँ वो ये है कि यार आप एक एक्सेल फाइल खोलें, उसमें आप लिखें अपने सारे दोस्तों के नाम जो कनाडा में हैं और वो किन-किन कंपनियों में काम करते हैं। और फिर वही दोस्त जो है, जैसे वली मेरा एक दोस्त है, वो किस कंपनी में काम करते हैं, वली इस कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, वली किसको जानते हैं जो कि और किसी कंपनी में काम करता हो, तो वो दूसरे कॉलम में आप उन कंपनीज़ के नाम लिख लें। इस तरह आपने पूरा एक नेटवर्क बना लिया कि यार ये 15-20 कंपनी हैं जहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ये 5, 6, 7 दोस्त हैं, जो इन 15-20 कंपनियों में आपका रिज़्यूमे पास कर सकते हैं। फिर उन 15-20 कंपनियों में आप देखें कि यार व्हिच आर द कंपनी जहां आपने नौकरी करनी है। अब जिस तरह मेरा बैंकिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो इवन अगर मेरा बैंकिंग में दोस्त है, ये ही वोंट बी एबल टू हेल्प मी। सो आई शॉर्ट लिस्टेड द सीपीजी कंपनीज, और मैंने 5 कंपनियां निकाली। मैंने कहा ये 5 कंपनी है जिनमें मुझे नौकरी करनी है, और ये लोग इसमें एग्जिस्ट करते हैं जिनको मैं जानता हूँ। फिर मैंने लिंक्डइन पे जाके नोटिफिकेशन लगाई उन उन कंपनीज में कि मैं जैसी जॉब आए, कोई भी जॉब आए फाइनेंस की उस कंपनी में, क्योंकि मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, तो मुझे जो है लिंक्डइन नोटिफाई कर दे। और जैसी कोई नोटिफिकेशन आती थी, फॉर इंस्टेंस वली की कंपनी से आई है, तो मैं वली को आई सेंड हिम एन ईमेल सेइंग कि वली आपकी कंपनी से नोटिफिकेशन आई है, ये जॉब है, और कैन यू प्लीज पास ऑन माय रेज्यूमे। तो राइट। वली जो है रेज्यूमे पास कर देंगे, बिकॉज आइडिया इज कि रेज्यूमे फिल्टर ही नहीं होता। जब रेज्यूमे वो देखते हैं ना कि यार ये एक्सपीरियंस कैनेडियन नहीं नजर आ रहा है इस पे, तो उसको पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो वो एक और तरीका है, स्टेप इन द डोर। अच्छा, जो मैंने तीसरी चीज की थी वो ये की थी कि आई ऑल्सो स्टार्टेड टू रैंडमली कॉन्टैक्ट पीपल। तो अगर कोई राइट। ऐसी कंपनी जिसमें मैं किसी को नहीं जानता, जिस तरह लेगो, हम्म। लेगो में मैं किसी को नहीं जानता, बट लेगो वाज अ कंपनी जिसका हाईलाइट आ गया था कि लेगो में कोई अपॉर्चुनिटी है। तो हम्म। उसके लिए फिर आप क्या करें कि दो चीजें, बल रादर उसको एक ही चीज है बट डिफरेंट तरह से देख सकते हैं। कि एक तो ये कि आप अपनी पुरानी कंपनी यूज कर लें। सो मैं आई स्टार्ट यूजिंग पीएनजी के नेटवर्क, कि पीएनजी में आपने जिसने, अगर कोई पीएनजी का बंदा उस कंपनी में काम कर रहा है तो आई वुड कॉन्टैक्ट देम। बट हर किसी ने ग्लोबल कंपनी में नहीं काम किया होता, तो वो क्या करे। तो उसके लिए मैंने एक और तरीका ये ढूंढा था कि आई वुड स्टार्ट लुकिंग फॉर पीपल हु लुक लाइक मी। जैसे कोई ब्राउन है, कोई इंडिया से आया है, पाकिस्तान से आया है, 5, 6, 7 साल पहले आया है और उसने जो है वो नौकरी पकड़ ली है। तो इस तरह मैंने एक वॉलमार्ट में एक बंदे को ढूंढा था। ही वाज एन इंडियन गाय हु केम टू कनाडा 7 years ago। और वॉलमार्ट में मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। सो आई मैसेज हिम सेइंग कि यार मैं अभी मूव किया हूँ पाकिस्तान से, और या दुबई से, और आई मूव टू कनाडा एंड देयर इज दिस अपॉर्चुनिटी इन वॉलमार्ट, जो कि काफी स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी है। और आप भी इसी साइकिल से गुजरे होंगे, बिकॉज यू आल्सो केम लाइक 7, आई सी ऑन योर प्रोफाइल यू केम 7 years ago। तो लोगों को ये रियलाइजेशन होती है कि यार मैं भी आया था, मैंने भी स्ट्रगल की थी, एक बंदा मुझसे हेल्प मांग रहा है,
तो गाय वाज वेरी रिस्पॉन्सिव, उसने मुझे रिप्लाई किया, उसने कहा हाँ यार आप मुझे अपना रेज्यूमे दे दें। ही पास्ड ऑन माय रेज्यूमे, आई आल्सो गॉट एन इंटरव्यू। वो इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ और बात है, बट खैर उससे उससे ज्यादा तो हेल्प कोई कर भी बट नहीं यस, सकता दिस इंटर्न्स की। इज और अमेजिंग टिप। आई मीन जो लोग बल्कि ये तो एक मास्टर क्लास होनी चाहिए इसकी, कि जो कैनेडियन इमिग्रेशन जो लोग जा रहे हैं उनके लिए क्या जॉब हंटिंग की टिप्स हैं। ये तो 3-4 टिप्स जो अभी तक बताई हैं वो बहुत जबरदस्त टिप्स हैं, जो कि एंड यू हैव टू गो लाइक स्लाइटली फर्दर अहेड। लाइक इसमें ये नहीं है कि आप कोई बहुत ज्यादा काम करें, थोड़ा सा बैठ के काम करें। आधे घंटे का काम है हफ्ते में, मेरे ख्याल से ये इससे ज्यादा बिल्कुल का काम नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बट बार यू हैव टू डू आपकी इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स द मेन थिंग। एग्जैक्टली। और एंड these are the things I cover on my channel more in detail as well, again क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, और अपने एक्सपीरियंस से ही I started creating a lot of content there. बट हम्म। कहने का मकसद ये कि मैं जिस तरह कह रहा था, मेरे लिए थोड़ी स्ट्रगल थी ये करना, बट इट रियली पेड डिविडेंड्स कि आप जो है वो, क्योंकि कोल्ड कॉल जो है वो, मुझे जब कभी कोई कोल्ड कॉल करता रहा दुबई में भी, आई वाज नॉट रिस्पॉन्सिव मच। बट ये कि आप थोड़ा सा अगर कोई रिलेशन निकाल लें ना किसी बंदे से, कि यार आप भी, या आप पाकिस्तान से हैं, या आप कोयटा से हैं, आप उसी शहर से हैं जिससे मैं हूँ, या आप उर्दू स्पीकिंग है, आप इंडिया से हैं, बंगाल से हैं, व्हाटएवर, यू हैव टू फाइंड, या आप उसी यूनिवर्सिटी से लम से पढ़े हुए हैं, आप आईबीएस से पढ़े हुए हैं, एनईडी से पढ़े हुए हैं, कोई आप रिलेशन निकाल के, एंड देन इफ यू कांटेक्ट देम, you'll find मच वंडर्स। लोग बहुत ये भी करते हैं कोल्ड कॉलिंग के लिए कि वो एक ही मैसेज रखा है, उसी को बस सबको कॉपी पेस्ट हम्म। कर रहे होते हैं। दैट वोंट हम्म। वर्क। आपको थोड़ी ये सी ये तो थोड़ा ये सा तो वो करना। कंटेंट क्रिएशन के अंदर अगर आप किसी के साथ वो कर रहे हैं ना कोलैबोरेशन, उसके अंदर भी ये चीज मैंने देखी है कि लोग कर रहे होते हैं कि एक टेम्पलेट लगा के भेज देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत आपको स्पेसिफिक किसी एक को भेज रहे हैं, एक तो ये कि लोगों के इनबॉक्स में आप पहुंच जाएं और वो आपको देख लें, यही बड़ी बात है। मैंने तो देखा है जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं, वो, मैं क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ लेकिन ये एम्प्लॉयर्स के लिए भी ऐसी है कि वो कभी कभी इनबॉक्स चेक ही नहीं करते। लेकिन अगर वो चेक कर भी लें और आपने कोई ऐसा मैसेज किया हुआ है जिसको कोई मतलब कुछ स्पार्क नहीं है उसके अंदर, तो फिर वो बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। तो इसी तरह जॉब्स के अंदर भी है कि जॉब्स के अंदर अगर आप उसको कस्टमाइज नहीं करेंगे चीज़ों को, तो वो एक एक दफ़ा भी कोई लेट्स से आउट ऑफ 10 अगर एक चीज़ भी आपको पहुँच गई वहाँ तक, तो यू कैन मेक द अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इट। हम्म। अच्छा, एक और मुझे बात का ख्याल आया कि अमूमन लोग पूछते हैं कि यार हम फैमिली को मूव कर लें और दुबई या पाकिस्तान में बैठे बैठे नौकरी मिल जाए कनाडा में। कोविड के टाइम में शायद फिर भी हो सकता था, बल्कि कोविड का टाइम बहुत अच्छा था, बिकॉज लोगों को पता नहीं होता था कि आप कहाँ हैं। आपने कनेक्ट किया, बैकग्राउंड जो भी है, आप बोलें कि यार मैं जो हूँ वो नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मेरा पीआर है और मुझे कनाडा में जॉब चाहिए। बट नाउ इट्स बैक टू बीइंग मोर डिफिकल्ट, बिकॉज पीपल वांट यू टू बी प्रेजेंट हियर। हुँ, दे वांट टू सी यू, दे वांट टू मीट यू। हुँ, मैंने बिल्कुल ये किया था, मैंने कनाडा का नंबर ले लिया था और मैं पाकिस्तान से होप करता था कि मुझे कॉल आएगी तो मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। उसके दो चैलेंजेस थे, एक तो एक आध कॉल मुझे आई है और रात को 2 बजे, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंट है। तो पता नहीं मैंने नींद में उनसे किस किस्म का इंटरव्यू या वो हायरिंग मैनेजर से किस किस्म की बात की है, इवेंचुअली हुआ कुछ नहीं। प्रॉब्ली आई मस्ट हैव सेड समथिंग व्हिच वाज नॉट राइट इन माय स्लीप। तो एक ये चैलेंज है। दूसरा ये कि जब उनको ये पता चलता है कि आप मूव किए नहीं है, तो वो कहते हैं यार ये सीरियस नहीं है बंदा, ये खाली ही इज टेस्टिंग द वाटर्स, कि मुझे हुँ, मिली नहीं मिली, तो वो फिर आपको आगे लेकर नहीं जाते। कोविड के टाइम में अच्छा था, अगेन एज आई सेड कि यू कुड ऑलवेज नॉट एक्सपोज और नॉट टेल, अगर अनलेस आपसे किसी ने पूछ लिया, ऑब्वियसली आप झूठ ना बोलें। बट यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद सेइंग कि यार नॉट प्रिटेंडिंग कि आप कहीं भी हैं, मतलब यू आर जस्ट ऑनलाइन। बट वंस दे नो यू आर नॉट देयर, इट बिकम्स डिफिकल्ट, सो यू रियली नीड टू बी देयर। क्योंकि लोग, मेरी भी कोशिश थी कि बैठे बैठे बस अच्छी सी नौकरी मिल जाए, नौकरी लेके मैं जो हूँ वो तशरीफ ले आऊँ कनाडा। इट्स नॉट दैट इजी। अगेन ये मैं सब उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली ऐसा होता है। आई एम श्योर देयर आर आउटलायर जो कि मैंने टेक में ठीक देखा करते है कि टेक के अंदर जो नॉर्मली जो मेरी भी डोमेन है टेक, वो उसके अंदर नॉर्मली मिल जाती है जॉब आप बाहर रहते हुए। लेकिन अगेन इट्स नॉट, आई वुड से मैंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों की एग्जांपल्स देखी हैं जिसके अंदर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम पीपल लैंडेड द जॉब व्हाइल रिमोटली अप्लाइंग फॉर इट। लेकिन जाहिर सी बात है 20% वो, और बाकी अगर नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तब भी मुश्किल होता है। और अब आफ्टर कोविड तो फिर वैसे ही मैंने देखा है कि अब इनफैक्ट कंपनीज कंजर्वेटिव हो गई हैं। मैंने ये देखा एक चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वो पहले बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव थी और वो रिमोट वर्किंग को सोचते भी नहीं थे वो लोग। मतलब उनकी लैंग्वेज में था ही नहीं कि ये कोई चीज़ रिमोट भी हो सकती है। हैं। मतलब कुछ भी नहीं, सोच भी नहीं सकते थे। जबकि उस टाइम पर मैं पाकिस्तान से जब आ रहा था, मैं यूएई जब आया था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर हम बहुत ज़्यादा लिबरल थे। 2009 की मैं बात कर रहा हूँ। उससे भी पहले तो हम बहुत सारा काम रिमोटली कर लेते थे। लेकिन जब मैं यूएई आया तो रिमोटली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अंटिल कोविड। कोविड के बाद जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वो कंपनी अल्ट्रा कंजर्वेटिव से बिल्कुल लिबरल हो गई है इस मामले में। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कनाडा के अंदर थोड़ा सा रिवर्स हुआ है कि वो पहले लिबरल थे, कोविड सॉरी पहले लिबरल थे, कोविड में बिल्कुल लिबरल हो गए, लेकिन उसके बाद वो जो है ना थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हो गए। अब मैंने देखा है लोगों को जो है ना इतने आराम से वर्क फ्रॉम होम की परमिशन नहीं मिल रही है, अगर वो पाकिस्तान जाके
वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं तो उनको परमिशन नहीं मिल रही है कनाडा से, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चैलेंज टैक्स का भी आता है, बिकॉज वंस यू आर नॉट अ रेजिडेंट, और क्योंकि लोग ज्यादा, खैर पाकिस्तान से शायद इतना चैलेंज नहीं हो, ज्यादा चैलेंज यूएस, बिटवीन यूएस कनाडा होता है, बॉर्डर नजदीक है। या यूरोप में भी जो होता है कि लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं बट टैक्सेशन चेंज हो जाती है, तो कंपनी को स्ट्रगल होती है सबका ट्रैक रखने के लिए कि कौन किधर चला गया है और उसका टैक्स कहाँ का बनता है अगर उसकी रेजिडेंसी चेंज हो गई है। तो उस वजह से हमारी कंपनी ने, फॉर इंस्टेंस लेगो ने कह दिया कि यार आप ये करें नहीं, कोई इधर उधर से बैठ के काम नहीं करेगा। 3 days you have to be in इन दी office, ऑफिस। और बॉर्डर क्रॉस नहीं करने, और अगर मैं बॉर्डर आपको क्रॉस करने एक तो और एग्जांपल देता हूँ ना इसी पर। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कोविड में उन्होंने एकदम से, उनको रियलाइजेशन हुई कि यार हम तो बिल्कुल आजाद हो गए, हमें ऑफिस जाना ही नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो स्पेशली यूके में थे और कनाडा में थे, तो उन्होंने कहा यार हम दुबई मूव कर जाते हैं, हम वहां रहते हैं, पाकिस्तान से भी करीब होंगे। जिनकी फैमिलीज के इश्यूज थे वो, इन्होंने ये सोचा कि यार हम दुबई मूव कर जाते हैं, ऑफिस तो बिल्कुल जाना ही नहीं है अब। एक दो लोगों ने ये स्टेप भी लिया कि वो लोग रिमोट वर्किंग की बेसिस के ऊपर वो दुबई मूव कर गए। लेकिन इवेंचुअली मैंने अभी पिछले 1 साल के अंदर देखा है कि सारी कंपनीज ने ये 3 दिन वाला वापस बात। लेकर आ गए हैं। तो अब वो कर ही नहीं सकता ये बंदा इस तरह से। ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है कि आप पूरी फैमिली को मूव करके दुबई आ गए, एंड देन अब कंपनी आपकी बोलती है कि आपको 3 दिन ऑफिस आना है। तो ये बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। ट्रू ट्रू। नहीं, हमारा भी यहाँ भी, मैं यूएस में भी यही देख रहा हूँ कि देर कॉलिंग द पीपल आई नो, देर कॉलिंग देम बैक। 100% किसी ने नहीं किया, आई थिंक वो अब 100% जाएगा भी नहीं, बट 2 या 3 दिन का जो है वो हर जगह रिक्वायरमेंट दो है। हाइब्रिड हाइब्रिड मॉडल है बिल्कुल। तो अच्छा, अब अगर अगेन गोइंग बैक टू योर जर्नी ऑन द जॉब फ्रंट, तो उसमें फिर नेक्स्ट क्या था, किस तरह से था? जस्ट गोइंग बैक टू द डिसीजन दैट आई टुक विद रिगार्ड्स टू कमिंग टू कनाडा, उसमें ये कि चूंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे पाकिस्तान वापस नहीं जाना, तो उसमें अमूमन लोगों के पास 2 ऑप्शंस आती हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की आती है, कनाडा की आती है। और ये वो चीज़ है जो क्वेश्चन मेरे जहन में भी था, और लोग मुझसे एडवाइस भी लेते हैं कि यार हम कहाँ मूव करें। सबके पास ऑप्शन नहीं होती कि वो दोनों जगह अप्लाई कर सकें, बट बहुत सौ के पास होती हैं। स्पेशली जिस तरह आपने कहा कि अगर आप टेक्स बैकग्राउंड से हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो आप यू हैव ऑप्शन टू मूविंग टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें जो मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, वो 2 चीज़ें देखनी चाहिए। एक है सोशल सर्कल कहाँ एग्जिस्ट करता है। सोशल सर्कल के 2 फायदे होते हैं। एक ये कि व्हेन यू मूव देयर, आप कुछ बॉन्ड कर सकते हैं, आप अपने रिचुअल्स अलाइव रख सकते हैं। अगर आप होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, जो भी हैं, यू नो पीपल जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकें, जो आपको इनवाइट कर सकें, जिनके साथ बॉन्ड कर सकें और अपना एक सोशल सर्कल डेवलप कर सकें। तो सोशल नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सोशल नेटवर्क का फायदा ये है कि जॉब्स आपको उन्हीं के थ्रू मिलती हैं, बिकॉज आपके कजन है या रिलेटिव है जिसका कोई दोस्त है किसी कंपनी में काम करता है, एंड दे विल इंट्रोड्यूस यू। सो मच सो कि जब मैं यहाँ आया था तो मैं पहले 1 महीना सिर्फ यही कर रहा था। पीपल वुड इनवाइट मी किसी की एक दावत पे, उस दावत पे जाके मैं दोस्त बना के उनकी किसी और दावत पे चला जाता था, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं ज्यादा से ज्यादा दावतों पे जाऊं जहां मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकूं, हम्म। सो आई कैन ट्राई टू बिल्ड माई नेटवर्क। तो मेरे लिए कनाडा इसलिए बेहतर अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज कनाडा में मेरी अपनी फैमिली नहीं, बट मेरी वाइफ की बहुत फैमिली है, और मेरे ज्यादातर दोस्त कनाडा में थे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सो हेंस हम्म। कनाडा वाज अ नेचुरल चॉइस। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टेल पीपल इज इकोनॉमिक्स। सो एक है सोशल नेटवर्क या सोशल लाइफ, और दूसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से मेरी मुराद ये है कि नौकरी कहाँ आराम से मिल जाएगी और कहाँ ग्रोथ मिल जाएगी। उसमें कनाडा का फायदा ये है कि कनाडा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी दोनों एक बराबर है साइज में, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। बट कनाडा का फायदा ये है कि इट इज अटैच्ड टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी। तो आप यू कैन ऑलवेज ऑलवेज टैप इनटू दैट इकोनॉमी। तो कनाडा को लोग आइसोलेशन में ना देखा करें कभी भी कि यार ये बस कनाडा जा रहा हूँ या मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। बिल्कुल, इट इज मोर बिल्कुल। कि मैं नॉर्थ अमेरिका जा रहा हूँ या मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बहुत डिटैच्ड है दुनिया से। हुँ, हुँ। जबकि कनाडा का जो बेनिफिट है वो यही है कि इट इज लिंक्ड टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, एंड यू कैन टैप इनटू दैट एरिया और इन दैट कंट्री, एंड दिस इज व्हाट आई डिड। जब मेरी इमिग्रेशन पूरी हो गई, मेरा पासपोर्ट वगैरह सब हो गया, सो विद इन लेगो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन यूएस में एक जॉब थी। उसमें मैंने अप्लाई वैसे 2020 में कर लिया था, बट उसको कोविड आ गया तो मुझे प्रमोशन भी मिल गई। मेरी मूव होनी थी बट वो मूव हो नहीं सकी। फिर वो ट्रम्प के कुछ वीजा बैन्स चल रहे थे, और फिर कोविड अलग चल रहा था, उस चक्कर में इट गॉट डिलेड बाय 2 years माय मूव टू यूएस, बट इवेंचुअली आई मूव्ड इन 2022 टू यूएस। और अब इट्स बीन लाइक 7-8 months दैट आई एम इन यूएस। सो लेगो के साथ ही हैं यूएस में? लेगो के साथ ही, बिल्कुल। अच्छा, तो तो लेगो ये के तो साथ ही, ये ट्रांज़िशन तो बहुत ईज़ी रही होगी, क्योंकि ये तो कंपनी सेम कंपनी की ट्रांज़िशन थी और वीज़ाज़ भी बहुत आराम से सेटल हो गए होंगे। बिल्कुल।
और इसमें अच्छी बात ये है कि जो वीजा की जो कैटेगरी है वो है L1 वीजा कहलाती है, which is one of the best work visas that you can get because इसको dual intent वीजा कहलाता है, जिसमें ग्रीन कार्ड में कन्वर्जन इज वेरी इजी. सो मैं आई अप्लाइड फॉर माय ग्रीन कार्ड एज वेल, होपफुली इफ एवरीथिंग गोज वेल वो भी हो जाएगा. बट द बेनिफिट इज अगर आप ऐसी कंपनी के साथ हों जो कि कनाडा में होता ही है, आधी ज्यादा कंपनी आल्सो हैव बिजनेस इन यूएस, एंड इफ दे कैन मूव यू and they can move you with an L visa, that is the best thing that can happen to you. यस, यस। तो अगर कंपेयर करें कनाडा को यूएस से, मुझे आइडिया है कि ऑफ कोर्स यूएस का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कुछ प्रोज एंड कॉन्स गोइंग टू द यूएस। वैसे तो प्रोज ही नजर आएंगे मुझे, कॉन्स तो कम होंगे, लेकिन फिर भी इन जनरल। अच्छा, कौन से शुरू करते हैं? सो which is more difficult. कौन ये कि कनाडा में मेरे लिए स्पेशली सोशल सर्कल वाज मैसिव. लाइक कनाडा में जो कम्युनिटी है, आप पाकिस्तानियों की, इंडियंस की, देसियों की, इवन सो मच सो के यूनिवर्सिटीज की, लाइक आईबीए का जो नेटवर्क है वहाँ, इट इज सो बिग. मैं खुद आईबीए से नहीं हूँ, मेरी वाइफ है, बट आई थैंक्स टू हर आई आल्सो टैप इनटू हर नेटवर्क एज वेल. उनकी हर एक महीने कोई सोशल गैदरिंग हो रही होती है. सो मच सो कि कभी कभी मुझे लोगों को मना करना पड़ता था कि यार आई एम बिजी, लाइक आई कांट कम टू योर गैदरिंग्स एनीमोर. मेरा अपनी लाइफ ही मुझे गुजारनी है. सो दैट इज वन थिंग आई मिस अ लॉट. नहीं तो बट लेकिन अदर अगर आप देन दैट, कनाडा में होते तो फिर तो ये यूट्यूब नहीं चल सकता था फिर। यूट्यूब नहीं चल सकता था बिल्कुल. हाँ, क्योंकि ये मैंने देख लिया यहाँ यूट्यूब के लिए, तो फिर आपको अगर आप फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे हैं तो फिर बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, वीकेंड जाया करने पड़ते हैं। So that's why I started working on YouTube is because of COVID. So जब COVID आया था, although मैंने COVID के शुरू में कर लेना चाहिए था, it took me some मुझे भी time. कर लेना चाहिए था, मैंने भी यही हमेशा से कहता हूँ कि मेरा तकरीबन 7-8 महीने जाया हुए हैं शुरू में, मैं जो पता नहीं क्यों मेरा जाया सा, कर दिए। मेरा साल 1.5 साल जाया होगा. बट वही और कनाडा में कोविड बहुत स्ट्रिक्ट भी था, अनलाइक यूएस और अदर कंट्रीज. तो बिल्कुल मिलना मिलाना वाज बैन हो जाता था, बंद हो जाता था इन विंटर्स. एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई वुड रैंप अप ऑन ऑल ऑफ दिस. बट यू आर राइट कि इतना सोशल नेटवर्क स्ट्रांग था कि और बिग था कि इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू परस्यू और कंटिन्यू विद यूट्यूबिंग. अच्छा, ये है सोशल नेटवर्क का जो कौन है, जो यूएस में मेरे लिए नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि नेटवर्क बन नहीं सकता. अच्छा, इसमें एक और चैलेंज है और थोड़ा सा इट्स अ बिट फनी एज वेल. मैं हूँ लाइक सैलरीड, राइट? सो लाइक योरसेल्फ एज वेल, हम कंपनियों में काम करते हैं. तो मैं लोगों से यही कह रहा था कि यार मैं जब यूएस जाऊं तो वहां भी आई वांट अ सोशल नेटवर्क और आई वांट अ सोशल सेटअप. तो वो कैसे डेवलप हो? तो एक तो ये कि या तो आप बहुत एक बड़े हब में आ जाएं, लाइक शिकागो, ह्यूस्टन, जहाँ देसी हैं. अच्छा, उसमें भी एक चैलेंज है. उसमें चैलेंज ये है कि यूएस में मोर और लेस दो किस्म की जो है वो अवाम पाई जाती है. एक या बहुत डॉक्टर्स टाइप हैं, हु आर हम्म, फिल्थी रिच. हम्म, और एक जो है वो बहुत वो हैं जो कि ज्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे, मतलब दे केम इन विद वेरी डिफरेंट कैटेगरी, जो कि वर्किंग कैटेगरी में आए होंगे, या कॉलेज एजुकेटेड नहीं होंगे, लेट्स पुट इट दिस वे. तो उनसे भी मेरा नेटवर्क नहीं बन सकेगा बिकॉज दे आर नॉट कॉलेज एजुकेटेड. मैं एक डिफरेंट प्रोफाइल से आता हूँ, और प्रोफाइल से मतलब ये नहीं है कि मैं लाइक डिफरेंट स्ट्रेटा, इज जस्ट दैट कि माइंड मैच करना लाजमी है. हम्म। डॉक्टर्स के साथ उल्टा चैलेंज ये है कि दे आर सो फिल्थी रिच कि अगर आप उनके सोशल नेटवर्क में इनवाइट होना शुरू हो जाए तो आप कॉम्प्लेक्स ही में आ जाए कि ये तो मैं तो कुछ नहीं कमाता, ये तो ये गेम तो यहाँ यूएस में डॉक्टर्स को अगर इनकी है. थोड़ा सा जो है ना वो करना हो ना, थोड़ा ऑफेंड करना हो, तो बोल दें कि यार आप अली अब्दाल को जानते हैं। अगर आपने अली अब्दाल को नहीं जानते तो फिर आपने कोई फायदा नहीं है आपके डॉक्टर बनने का, और इस डॉक्टरी का कोई फायदा नहीं है। तो शायद आप कोई इसी फायदा तरह नहीं. से, मैं हर बंदे को ये सोचता हूँ कि किस तरह से मैं उसको थोड़ा सा ऐसा कर दूं कि वो आगे से मुझसे ज्यादा उल्टी सीधी बात ना कर सके। सही तो कह रहे यू हैं, शुड सही. हैव दिस वेपन ऑलवेज हिडन। ट्रू, ट्रू, ट्रू. तो एनीवेज, खैर मेरा एक चैलेंज है कि लेगो जहाँ है वो सिचुएटेड, वो इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, इट्स वेस्ट ऑफ मैसाचुसेट्स. सो बॉस्टन से लाइक 2 घंटा दूर है, न्यूयॉर्क से 3 घंटे की ड्राइव है. सो वैसे ही बहुत छोटा शहर है. तो यहाँ मैंने सोशल नेटवर्क जो है वो थोड़ा ज्यादातर थ्रू मॉस्क है उससे क्रिएट करने की कोशिश की है. तो दैट इज वन थिंग आई मिस. एनीवेज, कमिंग टू द प्रोज. प्रोज बहुत है. प्रोज इनकम वाइज इजीली, और इनकम प्लस अगर आप सारी कॉस्ट वगैरह इंक्लूड कर लें, लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्ट. हाउसिंग जो है वो सस्ती है यूएस में वर्सेस कनाडा. बट होता ये है कि आप उसी तरह के घर में आके रहेंगे नहीं जिस तरह के घर में आप कनाडा में रहते हैं. बिकॉज व्हेन यू कम हियर, आप बोलेंगे यार आपने यूएस आ गया हूँ तो मैं थोड़ा सा बड़ा घर अपग्रेड लूँ, कर लो। थोड़ी सी अपनी हाँ। स्पेस बड़ी करूँ, कंफर्टेबल लूँ, बच्चे बड़े हो गए. तो हुआ ये था कि मैं जो कनाडा में जिस घर में था उसका बैकयार्ड वाज वेरी स्मॉल, मतलब उसमें बैठने की भी जगह मुश्किल से थी. तो यहाँ आया, यहाँ कोई छोटे बैकयार्ड वाले घर हैं भी नहीं वैसे, बाय द वे.
और अगर मैं ढूंढने भी बैठूं तो मैं ये फील करता हूँ कि यार मैं यूएस मूव हुआ हूं, मैं अपने आप को क्यों इतना स्केल डाउन, क्योंकि यहाँ वो स्केल डाउन फील करेगा। हम्म वर्सेस कनाडा में वो अपस्केल फील करता है, क्योंकि यार छोटा बैकयार्ड तो सभी का है। तो हम्म उस चक्कर में आई आल्सो एक्सपैंडेड माय लाइफ, और ये हर किसी के साथ होगा। लोगों को अमूमन लोग कंपेयर करते हैं कि यार यूएस में घर सस्ते हैं तो हम यूएस चले जाएंगे, जब आप आएंगे तो आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी एक्सपैंड करेंगे। तो वो बेनिफिट मुझे मिला नहीं, एक्सेप्ट कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी बेहतर हो गई। बट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कि मैं कुछ सेव कर रहा हूँ। दूसरा ये कि ग्रोसरी एग्जैक्टली वही है, ग्रोसरीज पे ऑलमोस्ट उतना ही खर्चा होता है। द द प्लेस वेयर यू सेव इज, यहाँ जीएसटी कम है, सो जो सेल्स टैक्स है वो कम है, तो आप जो भी शॉपिंग करते हैं, वो आपने भी देखा होगा, लोग जो है जब यूएस जा रहे होते हैं तो अपने सूटकेस लेके जाते हैं कि यार वहां से शॉपिंग करेंगे। तो हम्म एचएसटी जीएसटी कम है और शॉपिंग इज प्रीटी अफोर्डेबल है। अच्छा, जो कॉस्ट वाइज एक हिट पड़ती है वो है मेडिकल की, बिकॉज मेडिकल इज फ्री इन कनाडा, बट यहाँ आपको पे करना पड़ता है। बट उसका फ्लिप साइड फायदा ये है कि अगर आप बहुत रिपीटेड जाते हैं मेडिकल के लिए, तब सर्विस कनाडा में जो प्राइमरी केयर सर्विस है वो बहुत बुरी है। कनाडा में सेकेंडरी केयर सर्विस बहुत अच्छी है, अगर आप खुदा ना खासा एडमिट हो गए देन आपकी केयर बहुत अच्छी है। बट जो शुरू में इमरजेंसी में, लाइक आई नो पीपल जो कि इमरजेंसी में अपने बच्चों को लेके जाते हैं, सर फटा हुआ है, एंड दे स्टे देयर फॉर लाइक 12-15 आवर्स, और कोई अटेंड करने वाला उनको होता नहीं है। यहाँ हम्म ऐसा नहीं है, मैं इमरजेंसी में लेके जाऊँ, जैसे दुबई में भी हमारे साथ था। बिल्कुल आप वो आप इमरजेंसी में एंटर हो, हाँ पहला बिल्कुल दूसरा टोकन फॉरन मिल जाता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो बट ये कि उसकी फिर एक कॉस्ट देनी पड़ती है आपको, सो आपको हम्म कॉस्ट देनी पड़ती है, तो वो कॉस्ट एडेड हो जाती है। बट नेट नेट मैंने जो मैथ की, और इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अपने चैनल पे लगाई थी, जो यू एंड अप मेकिंग 30% मोर while 25 to 30% more while living in US versus Canada, just because आपकी इनकम ज्यादा है। इनकम उसी जॉब के लिए, मैं बाय द वे मैं उसी वही जॉब कर रहा था जो कनाडा में कर रहा था, और आई डिड द सेम जॉब बिकॉज आई टोल्ड यू आई गॉट प्रमोटेड अर्लियर, आई कुडंट जस्ट मूव। और मेरा जो सैलरी चेंज हुई है दैट वाज सिंपली 30% मोर। फिर जीएसटी वगैरह कम है तो एक 35% बेनिफिट मिल जाता है आपको, फिर आपको मेडिकल की कॉस्ट देनी पड़ती है, तो आप उसमें से 5% निकाल लें। रफली आई हैव कम टू द रियलाइजेशन कि अगर आप एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करें तो 25 to 30% यू कैन अर्न मोर इन यूएस। बाकी जो हम एक और एज अ फैमिली फायदा देखते हैं वो ये कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस फार बेटर है वर्सेस कनाडा, in terms of higher education like university वगैरह। So if you have a green card or if you have some way to stay or exist in US, तो हमारे बच्चे जो हैं वो probably अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ लें। Again, this is long term, depends कि if they अच्छा pursue इसमें that path। आई एम ऑलवेज कंफ्यूज कि ठीक है कनाडा के अंदर तो मैंने ये भी देखा है कि अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज बहुत सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर मिल जाती हैं आपको एज बीइंग अ रेजिडेंट और लेट से अच्छी यूनिवर्सिटी लेकिन यूएस के अंदर इट डिपेंड्स समटाइम्स यू गेट द ऑप्शन फॉर गोइंग एज फ्री क्योंकि वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है और समटाइम्स आपको पूरी की पूरी फीस पे करनी पड़ती है तो किस सेंस में बात करें कि आपको सस्ता पड़ेगा यूएस लेट्स से नहीं, मैं मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा था, मैं आई एम जस्ट अच्छा टॉकिंग अच्छा अबाउट ओके इन जनरली पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ वो तो है एक्सेस। ऑल्दो अगर आपके पास ग्रीन कार्ड हो और आप नेशनल हो तो इट्स इट्स स्टिल चीपर देन जितना इंटरनेशनल स्टूडेंट पे कर रहा हो। बट ओवरऑल यूएस में एजुकेशन की इन्फ्लेशन हैज बीन लाइक far far greater than any other thing, so it's very expensive here। चाहे आप हम्म रेजिडेंट हो ना हो, आपको फिर भी एक्सपेंसिव पड़ेगी वर्सेस एनी अदर, वर्सेस कनाडा फॉर दैट मैटर। राइट तो ये तो मतलब 20 to 25% 30% एट मैक्स जो है वो आपको बेनिफिट मिल सकता है व्हेन यू आर मूविंग टू द यूएस ये मैंने भी सुना है मतलब आप सैलरी में बात करेंगे तो मैं अपने डोमेन की बात करूं कि अगर किसी की लेट से $100,000 कैनेडियन डॉलर सैलरी है तो मैं बहुत आराम से जानता हूं ऐसे लोगों को जो $150,000 पे सेम काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल के अंदर यूएस मूव किए हैं और उसमें फायदा क्या होता है कि 100,000 कैनेडियन डॉलर जब होता है तो उसमें टैक्स रेट ज्यादा होता है कनाडा में और जब 150,000 यूएस जाते हैं तो वो उधर टैक्स रेट कम हो जाता है लेकिन ऑफ कोर्स उसमें और चीजें प्लस माइनस होती हैं मेडिकल खास तौर पे जो एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि जो जो लोग 150,000 पे लेट से जा रहे हैं वो प्रॉब्ली उनको शायद मेडिकल ना मिले कंपनी की तरफ से तो खुद अगर खरीदना पड़ेगा तो फिर वो कितना होता है आई थिंक आई हर्ड दैट $300 to $500 पर मंथ पर पर्सन समवेयर अराउंड नहीं, दैट मेरी माय कंपनी इज आल्सो अ बिट जनरस, मेरा टोटल फैमिली का जाता है $600। तो लेकिन वो तो कंपनी लगा लें, थोड़ा सा दे रही हो ना उसके अंदर उसमें कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है। आई थिंक कंपनी इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 800, बाकी मैं मेरा $550 के करीब जो है वो पूरी फैमिली का जो है करता है मेरी इनकम से। राइट बट इसमें एक चीज ये कि डिपेंड करता है आप किस एज ब्रैकेट में भी हैं। मतलब हम्म हमको एट दिस पॉइंट इन टाइम मेडिकल की गॉड फॉरबिड जरूरत ना भी पड़े, बट है नहीं ऐसा जरूरत। तो और हमारे बच्चे भी मतलब ये माशाल्लाह हेल्दी एंड ऑल,
but as you age, then I think Canada becomes more sweeter versus US. और plan हमारा eventually है भी ये कि, as I said, given I have so much family there in Canada and friends, मेरा भाई वहाँ होता है, मेरी wife की family होती है सारी, eventually we'll move back to Canada, and maybe that would be the right time where we've aged, हमको ज़्यादा medical की help की ज़रूरत पड़ रही हो, so we don't want to spend a lot of money on the medical. But another 10 years while we can, मैं लोगों से मजाक करता हूँ कि US जो है वो पूरे अमेरिकाज का, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज का दुबई है. सो अगर आपको, आप कहीं भी अमेरिकाज में हैं और आपको दुबई वाली लाइफ चाहिए जिसमें मेडिकल के आप पैसे दे रहे हैं बट टैक्स कम है, इनकम ज्यादा है, फ्रीडम बड़ी रोड्स रिलेटिवली हैं, ज्यादा है एंड ऑल, तो पेट्रोल वो सस्ता है। दुबई है. हाँ, सही सस्ता बात भी, है। एग्जैक्टली. सही। तो इफ समबडी इज एस्पायरेंट कि वो जाए कनाडा जाए यूएस जाए और उसके पास ऑप्शंस भी हों तो खैर इतनी लग्जरी किसी के पास ऑप्शंस की अगर होती है तो क्या बात है कि अगर उसके पास दोनों की लग्जरी हो। लेकिन लेट्स से अगर किसी को जाना है तो और एक ऑप्शन नहीं है किसी के पास तो फिर उसको क्या-क्या करना चाहिए टू स्टार्ट विद? लेट्स से इमिग्रेशन का तो हमें पता है कि ऑफ कोर्स कैनेडियन इमिग्रेशन यूएस का H1 का करना होता है लेकिन नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से जो कुछ पॉइंट्स हैं क्विकली अगर दोबारा से बता दें। अच्छा, एक तो कोशिश ये करें कि कोई ऐसी कंपनी पकड़ें जो कि इंटरनेशनल कंपनी हो या नॉर्थ अमेरिकन कंपनी हो, ताकि यू कैन इजीली मूव अक्रॉस बॉर्डर्स, जिस तरह मैंने किया, बिकॉज दैट वुड बी द बेस्ट एल वीजा पे. दूसरा एक और चीज ये कि टॉकिंग अबाउट द इनकम पीस, थोड़ा सा हट के आपको ये भी देखना है कि आपको कितना आप कमाएंगे यूएस में, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, और देयर इज अ ब्रेक इवन जहां कनाडा इज बेटर देन यूएस. एंड आई व्हेन आई डिड माय मैथ, इट्स लाइक $100,000. अगर आप $100,000 कमा रहे हैं कनाडा में, तो और उससे लेस, सो यू आर बेटर ऑफ इन कनाडा बिकॉज यू गेट मोर बेनिफिट्स. टैक्स भी आपका इतना हाई नहीं होगा बिकॉज टैक्स ब्रैकेट आप लो होगा, आपको बेनिफिट ज्यादा बिल्कुल, मिल रहे हैं, बिल्कुल मेडिकल वगैरह ऐसे ही, सब. ऐसे वहां ही। आप आएंगे, आप टैक्स बेशक कम देंगे, बट 100,000 में आपको मेडिकल भी देना पड़ रहा है और 10,000 चीजों पे और आपको एक्सपेंस करना पड़ रहा है. राइट, But as your income starts to increase from 100 towards $200,000, then US start to become more sweet. So, anyways, I just wanted to add this point to the previous thing that we were talking. So, एक मैंने कहा कि आप ऐसी कंपनी ढूंढें जिसमें आपको कंपनी ट्रांसफर कर सके. That would be ideal. Other than that, with especially post Trump era में काफी difficult होता जा रहा है to get into US. दूसरा ये कि with regard, other than L visa, I think it's very difficult to get to US, especially post Trump era की वजह से ये सब बहुत strict और बहुत difficult हो गया है. So I would recommend anyone कि यार आप कोई ऐसी कंपनी पकड़ें जो dual existence रखती है US कैनेडा में, ताकि आप L visa कर लें. I know people who struggle here on H1B, और इवन अगर आप स्पेशली अगर आप इंडियन है तो और भी स्ट्रगल होती है, बिकॉज उसका एक कोटा सिस्टम है. देयर सर्टेन इंडियंस दैट दे टेक फ्रॉम H1B टू ग्रीन कार्ड, तो उनके लिए तो और भी स्ट्रगल हो जाती है. सो अगर कोई H1B पे आपको बुला रहा है, डोंट डू इट. अच्छा, इसमें एक और चैलेंज ये है कि आप अगर आपकी नौकरी चली गई, सो यू हैव टू गो बैक. सो इवन विद एल वीजा, बाय द वे, ऑल्दो द गुड थिंग इज आई हैव अप्लाइड फॉर ग्रीन कार्ड, और ग्रीन कार्ड मेरा आ जाएगा कुछ महीनों में. बट अगर उससे पहले मेरी नौकरी चली जाती है, आई कैन नॉट अप्लाई एनीवेयर एल्स. नाउ आई हैव मूव्ड हियर, मैंने अपने बच्चों को स्कूल में डाल दिया है, मैंने घर ले लिया है, सब कर लिया, और अगर आज मेरी नौकरी चली गई, आई हैव टू गो बैक. नाउ मैंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर लिया, व्हिच इज गुड, बट इमेजिन समवन हु इज ऑन H1B वीजा, जिसका ग्रीन कार्ड में 5 साल लगने हैं, उसको 5 साल उसी कंपनी के साथ रहना है. वो और किसी कंपनी के साथ जा भी नहीं सकता, बिकॉज और किसी कंपनी के साथ जाएगा तो वो कंपनी स्पॉन्सर करेगी, और उसके साथ देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व विद इट, और कोई ये प्रॉब्लम चाहती नहीं है, कोई स्पॉन्सर करना चाहती नहीं, एंड ऑल. सही। चले यार बहरोज़ बहुत ज़बरदस्त बात हुई हमारी और बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा मेरा। एंड बहरोज़ का प्लीज़ सोशल मीडिया, सोशल हैंडल्स मैंने अगेन एज़ आई एम सेइंग बिफोर एज़ वेल के वो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उनको फॉलो कर लें आप लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे भी, और इस तरह का कंटेंट आगे भी हम करते रहेंगे। एंड आई वुड आस्क बहरोज़ अगेन टू 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 कम ऑन द चैनल अगेन, और प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएँ कि कौन-कौन से टॉपिक्स पे हम दोबारा से वीडियो बनाएँ इस तरह की। थैंक यू बहरोज़, लास्ट में कुछ कहना चाहें? थैंक यू. नहीं, वली, थैंक्स अ लॉट. यू बीन एन इंस्पिरेशन. आपने शुरू में वो बात की थी कि लोगों को साइड पे कुछ करना चाहिए. आई थिंक मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि लोगों को एक अपना सपोर्ट ग्रुप भी बनाना चाहिए. जो मैंने पहले कहा कि अगर आप बल्कि मैंने एक जगह पढ़ी थी, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कनेक्ट विद और यू नो विद. यस। तो जो हमारा सपोर्ट ग्रुप है, जिसमें मैं आपसे कनेक्ट कर लेता हूँ ऑन यूट्यूब एंड ऑल, दिस इज रियली हेल्पफुल. द वर्क दैट यू आर डूइंग इज अमेजिंग. आई एम रियली इंस्पायर्ड. मैं शायद अपने मेरा चैनल आधा होता वर्सेस व्हाट इट इज टुडे इफ इट वाजंट फॉर यू. So thank you. सो नाइस टू Thanks for all the सो support, नाइस and ऑफ यू। thanks for all the advice. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू यार। चलो यार बहरोज़, थैंक्स अ लॉट और फिर दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, चलें. ओके, ओके. ओके, ओके। ओके.